नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे 15 से लेकर 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। हम उन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे या उनका जिक्र करेंगे जिनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं। इसके पहले 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के हम करंट अफेयर्स पहले ही देख चुके हैं, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मंथली करंट अफेयर्स की। इसके आगे आज हम चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेज से संबंधित, जो दिनांक से प्रश्न बनते हैं। तो 15 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट्स डे, और ये मनाया जाता है IAA इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स के द्वारा। इसके अलावा 15 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं हिमाचल दिवस। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश की स्थापना इसी दिन हुई थी, 15 अप्रैल के दिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है 16 अप्रैल वर्ल्ड वॉइस डे। वॉइस डे है ना, एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा 16 अप्रैल से महत्वपूर्ण एक तथ्य हमारे पास ये बनता है, बार बार प्रश्नों में क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई। तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी। तो 16 अप्रैल हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 17 अप्रैल। 17 अप्रैल के दिन होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और 2020 के लिए इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 18 अप्रैल। 18 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 18 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। जो 2020 की इसकी थीम थी वो थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है यूनेस्को के अंतर्गत। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, और जो इसके प्रमुख हैं वो आड्रे अजेलो। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि यूनेस्को के द्वारा जो विश्व के धरोहर स्थल हैं उनको भी घोषित किया जाता है। तो भारत देश से जो विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें 38 जो नॉमिनीज हैं वो शामिल की गई हैं, मतलब 38 स्थल शामिल किए गए हैं। आपको ये जानकारी होगी कि 3 प्रकार के स्थल होते हैं, एक होते हैं सांस्कृतिक, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मिश्रित। तो जो कल्चरल हेरिटेज हैं उसमें 30 भारत की तरफ से चुने गए हैं, जो प्राकृतिक है उसमें 7 चुने गए हैं, और जो मिक्स्ड है उससे 1 चुना गया है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक टेंटेटिव लिस्ट भी होती है जिसमें भारत देश से 42 नाम हैं। उस टेंटेटिव लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे लेटेस्ट हैं, वो 2 हैं जो आप याद कर लीजिए। मुख्यतः सबसे नया नया है ओरछा के मंदिर। ठीक है, मध्य प्रदेश का ओरछा है, मध्य प्रदेश के बच्चे कंठस्थ कर लें। इसके अलावा गारो घाटी कंजर्वेशन एरिया, ये मेघालय में पड़ता है, इसे 2018 में शामिल किया गया था। तो ये भाई बहुत महत्वपूर्ण है, टेंटेटिव लिस्ट का सबसे लास्ट वाला ओरछा का मंदिर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं किस दिन, 21 अप्रैल के दिन। 21 अप्रैल को हम मनाते हैं भारत देश में सिविल सेवा दिवस। भारत देश में सिविल सेवा दिवस की शुरुआत की गई थी सन 2006 से। सन 1947 में जब पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल संबोधित कर रहे थे फर्स्ट बैच को IAS के, आपको पता होगा स्वतंत्रता के पहले भारत देश में ICS थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो बाद में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तब्दील हो गई, उसको संबोधन किया था। इसीलिए 21 अप्रैल के दिन हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। चलिए इसके पहले के 2 दिन हैं हम वो भी बता देते हैं। एक तो है 20 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, अरेबिक और फ्रांस, मतलब स्पेनिश, है ना। तो 6 भाषाएं हैं, उन 6 भाषाओं के लिए हर एक भाषा के लिए एक एक दिवस निर्धारित किया है UN ने, इसलिए उसी में से संबंधित है चाइनीज दिवस, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। हाँ, 19 अप्रैल से क्वेश्चन बन सकता है। 19 अप्रैल को था वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है भाई, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 21 अप्रैल के दिन एक और महत्वपूर्ण दिन आता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है भाई, ये क्यों मनाया जाता है, ये जो MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2000 से लेकर 2015 तक निर्धारित किए गए थे, उनको पाने के लिए क्रिएट मतलब नए तरीकों का और नए चीज़ों का इनोवेट करना, इसीलिए इसका गठन किया गया था, मतलब इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होगा MDG का स्थान ले लिया है हाल फिलहाल 2015 के बाद किसने, SDG ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 22 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे और इस साल की थीम थी इसकी क्लाइमेट एक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइमेट एक्शन। मैंने आपको इसे याद करने की ट्रिक भी बताई थी। 3 दिवस है, तीनों को आप कंटिन्यूटी में याद कर लीजिए। 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को हम मनाने वाले हैं जस्ट वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो अगर आप तीनों शब्दों के पहले पहले लेटर को लेते हैं तो WEB वेब 3 शब्द बनेंगे और यहीं से आप वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी को याद कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है भाई। और महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अर्थ डे को मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1970 से की गई थी और ये जो 2020 है वो 50वां वर्ष है ना। और इसीलिए इसकी थीम भी महत्वपूर्ण बन जाती है। मैं फिर रिपीट करना हूँ, क्लाइमेट एक्शन। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 23 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। कभी कभी इसे वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 अप्रैल के दिन ही हम मनाते हैं क्या? इंग्लिश लैंग्वेज डे। यही जो यूएन के जो मैंने डेज बताए थे उसी से संबंधित है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 अप्रैल। 24 अप्रैल भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 अप्रैल को हम भारत देश में मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना। क्यों क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 72वां और 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब, मतलब 73वां पंचायती राज के लिए और 74वां किसके लिए? शहरी निकाय के लिए। तो इसमें से अभी सिर्फ हम शहरी निकाय की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम पंचायती राज की बात करेंगे। तो 24 अप्रैल सन 1993 को भारत देश में संवैधानिक तरीके से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और संवैधानिक प्रावधान होने के बाद पहला राज्य कौन सा बना था जहां पर पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? वो बना था मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 24 अप्रैल के दिन ही हम एक दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ पीस, है ना। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आना नहीं चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, मीन्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देश क्या हुए थे? शामिल हुए थे और उन्हीं 50 देश के डेलीगेट शामिल होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक फेनोमेना की इसकी एक रूपरेखा सामने रखी गई थी। उसी के बाद विश्व को ये देखने को मिला संयुक्त राष्ट्र नाम का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो प्रयासरत रहता है हमेशा कि विश्व क्या ना हो, वॉर की जो फिर से युद्ध की जो पराकाष्ठा है, युद्ध की तरफ फिर से विश्व ना जाए, शांति स्थापित रहे हमेशा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमने डेलीगेट्स डे देख लिया है। 25 अप्रैल के दिन ही बहुत महत्वपूर्ण दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, है ना। फिर से मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया आपको पता है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मलेरिया से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई थी कि मलेरिया जो है वो फैलता है एनाफिलीज मादा मच्छर से, है ना। ये प्रोटोजोआ से फैलता है। 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है जिससे ये फैलता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवली और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो 4 प्रकार के ये मलेरिया के परजीवी हैं जो आपको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। मलेरिया का जो शब्द है वो इटालियन शब्द मैला एरिया से बना था जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है बुरी हवा और इंग्लिश में इसे मार्स फीवर कहा जाता है, मीन्स दलदली हवा। ब्लड में प्लाज्मोडियम सबसे पहले लेवरेन ने देखा था, लेवरेन नाम के वैज्ञानिक ने, और ये बताया कि इसी प्लाज्मोडियम से आप ग्रसित होते हैं किसमें? मलेरिया में। और जो इसका वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। इसे सबसे पहले बताया था रोनाल्ड रॉस ने, है ना इसे। और ये कौन थे रोनाल्ड रॉस? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इंडियन मेडिकल सर्विसेज के ये एक व्यक्ति थे। ठीक है भाई। और सबसे पहले कब देखा गया था मलेरिया? प्राचीन काल में 2500 BC के आसपास चीन में। ठीक, और मैंने जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया था कि ICMR के द्वारा एक चलाया गया है प्रोग्राम जिसका नाम है मीरा, MERA। इसके तहत 2030 तक भारत देश को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त बनाना है। MERA मीरा का फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च
एलाइंस। तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये मलेरिया। एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके लिए दवा कौन सी उपयोग की जाती है या कौन से वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। तो सिनकोना वृक्ष की छाल, जिसे कोनैन के नाम से जाना जाता है, इसका दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये मलेरिया से बहुत संबंधित प्रश्न है। भारत देश में मलेरिया से काफ़ी लोग हर साल मर जाते हैं, इसीलिए ये पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 26 अप्रैल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसको कौन मनाता है भाई? वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल की जो थीम थी 2020 की, वो थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। आपको पता है ये WIPO है ना, इससे संबंधित बात क्या आती है भाई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब IP के राइट्स। इसी से संबंधित मैंने आपको बताया था ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि GI टैग, है ना भाई, ट्रिप्स के अंतर्गत GI टैग दिए जाते हैं। और इस GI टैग के अंतर्गत बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती रहती हैं, जिसकी पूरी की पूरी सूची मैंने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में डाली थी, आप चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के मैं बार बार आपको GI टैग रिवीजन करता रहता हूँ, जैसे चंदेरी की साड़ी, इंदौर के चमड़े के खिलौने, बाघ की चित्रकारी, दतिया और टीकमगढ़ के बॉल मेटल वेव, महेश्वर की साड़ी, कड़कनाथ का मुर्गा, है ना, ब्लैक चिकन। तो ये सब महत्वपूर्ण आती है GI टैग से संबंधित। ठीक है भाई, तो ये था क्या? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हम पहुंचते हैं 28 अप्रैल में। 28 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, मतलब वर्क की प्लेस में क्या रहना? सेफ्टी रहना, सेफ रहना और हेल्थी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी सेफ्टी एंड हेल्थ, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क कैन सेव लाइफ्स। ठीक है, ये कोरोना वायरस से संबंधित है। महत्वपूर्ण इससे आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और जो इसके प्रमुख हैं वो है गाय राइडर। ठीक है भाई, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं 30 अप्रैल। दो महत्वपूर्ण दिन है। एक तो है इंटरनेशनल जैज डे, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसके जो ये जो एक जनक थे, आधुनिक बेले के जनक है ना, जीन जॉर्जेस नोवेरे, इनकी याद में ये मनाया जाता है। तो बस यही पूछा जा सकता है कि आधुनिक बेले के जनक कौन है, तो जीन जॉर्जेस नोवेरे। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, पेरिस में इसका मुख्यालय है और ऑड्रे अजेलो इसके प्रमुख हैं। इसके अलावा एक जो राष्ट्रीय दिवस है ना, वो मनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है 30 अप्रैल के दिन, आयुष्मान भारत दिवस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयुष्मान भारत दिवस। इसे कहा जाता है, ये भारत देश की एक फ्लैगशिप परियोजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि भारत देश के जो अधिकतर लोग हैं उनको फ्री में इलाज किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो खुद ही ऐसा कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो सारे लोगों को फ्री ही है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के लैब है। बात प्राइवेट सेक्टर की हो रही थी, इसीलिए भारत सरकार ने ये अपना सुझाव दिया था कि आयुष्मान भारत के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो इसके लाभार्थी हैं, वो क्या करेंगे? जांच और इलाज किसी भी प्राइवेट लैब में या हॉस्पिटल में फ्री में जांच भी करवा सकते हैं और इलाज भी करा सकते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ऊपर से किसकी? किसी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मतलब एक देश के द्वारा ये संचालित की जा रही है। भारत देश की जो न्यूनतम 40% की आबादी गरीब आबादी है, मतलब लगभग 11.25 करोड़ परिवार, उनको ये कवर करती है। ये कवर करती है हर साल 5 लाख रुपए एक फैमिली को कवर करती है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। और ये योजना धरातल पर भी अच्छे तरह से देखी जा रही है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ में काफ़ी पैसा लगता है और गरीब आदमी उसे एफर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है भाई, चलिए इस तरह से हमारे 15 दिन के डेज वाले करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखिए, आगे मैं एक बात यहीं शुरुआत करना चाहूँगा कि भारत देश में जो लॉकडाउन चल रहा है ना, इसको आप एक बार फिर से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए भारत देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी 25 मार्च, है ना।
25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। उसके बाद फिर दोबारा जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, कब? 3 मई तक, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो ये भी बन सकता है कि सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा बना जिसने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था, मतलब 14 अप्रैल तक की डेट थी, उसे 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया था। तो उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? नवीन पटनायक, ठीक है। और 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया था, किसने? पंजाब ने, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, नासा के द्वारा क्या किया गया है भाई? नासा के द्वारा आपको पता होगा एक सनराइज अभियान चलाया गया था। मैंने पिछले जो 15 दिन के करंट अफेयर्स है वहाँ पर आपको इस चीज़ का जिक्र किया था। अब 2 चीज़ें और हुई हैं। नासा ने एक नया वेंटिलेटर बनाया है, वीटेल, VITAL। इसे उसने कहा है कि हाई प्रेशराइज्ड वेंटिलेटर है ये, ठीक है भाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाई प्रेशराइज्ड वेंटिलेटर एक बनाया है वीटेल, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेस लोकल। तो एक वीटेल वेंटिलेटर प्रस्तुत किया गया है नासा के द्वारा। इसके अलावा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने, आपको याद होगा 1990 में एक टेलीस्कोप छोड़ा था, हब्बल टेलीस्कोप, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अगर हम धरती के बाहर अगर कहीं किसी चीज़ को जानते और समझते हैं ब्रह्मांड के विषय में, तो उसमें हब्बल टेलीस्कोप का 90% से ज़्यादा योगदान है। तो 30 साल पूरे हो चुके हैं हब्बल टेलीस्कोप के। एडविन पी हब्बल एक अमेरिकी खगोलविद थे, इन्हीं की याद में इनका नाम रखा गया था। तो भाई ये नासा से संबंधित हमारा करंट अफेयर था। नेक्स्ट देखिए ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? केयर्स के तहत, है ना, CARES, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केयर्स, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भारत देश को ऋण दिया है। कितना? $1.5 बिलियन का। कितना दिया है? $1.5 बिलियन का। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी ऋण समझौती पत्र, ऋण के जो समझौते पत्र होते हैं उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं $346 मिलियन में। किसके तहत? HVDC, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है हाई वोल्टेज वाली वो दी जा सके। तो ADB से संबंधित हमारे पास ये था। इसके अलावा ADB से क्या था, आपको याद होगा, ADB ने $6.5 मिलियन का एक कोविड-19 का रिस्पांस पैकेज भेजा था हमें तुरंत में। मैंने आपको बताया था कि बहुत कम पैसे हैं, तो अब ADB ने क्या कर दिया, उसे बढ़ाकर $20 बिलियन का कर दिया है। तो जो कोविड-19 के लिए रिस्पांस पैकेज भेजा गया था $6.5 मिलियन का, उस 6.5 मिलियन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? $20 बिलियन। ADB की स्थापना सन 1966 में हुई थी। इसमें 68 मेंबर्स हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है, और जो इसके प्रमुख हैं वो है मसात्सुको असाकावा। तो इस तरह से खत्म होता है हमारा ये करंट अफेयर भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पता होगा साइकिल की एक बहुत प्रसिद्ध रेस है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस है, सबसे बड़ी सबसे कठिन रेस है, टूर डी फ्रांस। तो 107वां इसका संस्करण था इस साल का, और वो खत्म कर दिया गया है ना। तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी, मतलब टूर डी फ्रांस की, इसकी शुरुआत की गई थी सन 1903 में, ठीक है भाई। मोस्टली ये फ्रांस में खेली जाती है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में साइकिल चलाई जाती है, और काफ़ी लंबे, ये 2-3 हफ्ते तक भी ये क्या होती है, चलती है रेस, ठीक है भाई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2020 में भारत में होना है। तो भारत में इसके लिए कौन होगा जिम्मेदार? इसके लिए होगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रमुख हैं अजय सिंह। लेकिन एक चीज़ और है जो नेगेटिविटी में जाती है बॉक्सिंग से संबंधित, वो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन भारत देश में वर्ष 2021 में होना था, लेकिन अब यह नहीं होगा, इसीलिए इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। एक तो इसलिए क्योंकि हमारी मेंबरशिप चली गई है ना, मतलब मेंबरशिप मतलब हम करवा नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि पहली बार इतना बड़ा आयोजन होना था भारत देश में, एक तो पहली बार होना था, वो भी हमसे छिन गया। तो अब ये होगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी बेलग्रेड सर्बिया में 2021 में, ठीक है। जो इसकी जो शासी निकाय है वो है AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके प्रमुख हैं वो है मोहम्मद मुसा मैन, है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, तो 2 खबरें थी, एक थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत देश में होगी, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब कहाँ पर होगी? बेलग्रेड सर्बिया में, जो होनी थी भारत में लेकिन अब नहीं होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं
आगे देखिए हमारे पास है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इन्होंने क्या किया था, फ्री टू एयर में चैनल में एजुकेशन चीज़ें डालने की बात करी थी। कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक, 9th to 12th तक। DTH पर लाइव काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करने की बात की थी। कौन कौन से चैनल पर, स्वयं प्रभा चैनल, पाणिनी चैनल, शारदा चैनल, किशोर मंच चैनल, यहाँ तक कि स्काइप में भी ये बातचीत करी थी ताकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों का कोई नुकसान ना हो। किसके द्वारा, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि हैशटैग देखो अपना देश वेब सीरीज किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्री हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। और इसमें जो पहली पहली वेब सीरीज थी वो थी सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास DRDO की जो लैब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और ने ESIC हैदराबाद के साथ समझौता किया था और एक कियोस्क बनाया है, कोवसेक, COVSAC, कोवसेक। ठीक है, तो बस एक यही क्वेश्चन बन सकता है कि कोवसेक किसके द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, गूगल में मैंने आपको बताया था पिछले बार के जो 15 दिन के करंट अफेयर्स थे उसमें कि गूगल का एक नियरबली एप्लीकेशन था वो बंद कर देगा गूगल। और अब क्या कर रहा है गूगल का एक गूगल पे ऐप है जिससे आप पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें वो एक नया लॉन्च कर रहा है, एक नया एप्लीकेशन नियरबली स्पॉट, है ना। तो जस्ट वैसा ही सिस्टम है थोड़ा बहुत नियरबली स्पॉट। ये क्या करेगा, लोकल स्टोर्स की जानकारी दे देगा और इसमें फंडिंग की भी सहायता के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। फंडिंग की सहायता इट मीन्स जैसे आप प्रधानमंत्री केयर्स फंड में पैसे डालना चाहते हैं, किसी NGO को कोई पैसे दान देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन भी आपको इसी गूगल पे में मिल जाएगा नियरबली स्पॉट में। और जो लोकल्स आपके पास जो दुकानदार हैं, स्टोर्स हैं, वो इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप घर बैठे उसको चेक कर सकते हैं और आप उनसे ऑनलाइन भी सामान मंगवा सकते हैं। तो ये है निर्बली स्पॉट ऐप। ठीक है, किसके तहत, गूगल पे के तहत। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमारे पास थी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने क्या किया है, एक टनल बनाई है। आपको याद होगा मैंने टनल बताई थी आपको कि सैनिटाइज करने के लिए एक टनल बनाई जा रही है, कि एक बॉक्स सा बना दिया जा रहा है, थोड़ा सा पॉलीथीन से घेर दिया जा रहा है और वहाँ पे वाष्प को ऊपर से गिराया जा रहा है नीचे। वहाँ पर आपको 20 सेकंड खड़े रहना है और उस वाष्प में क्या कर दिया जा रहा है, केमिकल्स डाले जा रहे हैं सैनिटाइजेशन वाले, तो आपकी पूरी बॉडी को वो सैनिटाइज कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी जगह बन रही है, भोपाल में बनी, तेलंगाना में बनी, दिल्ली में बनी। तो वैसे ही ICAR ने एक ऐसी टनल बनाई है जिसका नाम रखा है पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजेशन टनल। तो इन्होंने एक विशेष नाम दे दिया है पूसा, इसीलिए पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो क्या है, पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजेशन टनल। हम चलते हैं नेक्स्ट देखिए RBI ने क्या किया है, गोवा का एक बैंक है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया क्योंकि इसके पास अब लिक्विडिटी को अपनी बनाए रखने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तो बस पूछा जा सकता है किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है, तो मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। इसके अलावा देखिए RBI ने क्या किया था, को ब्रांडिंग प्रीपेड कार्ड की अनुमति दी थी। किस कंपनी को ये दी थी, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को ब्रांडिंग प्रीपेड कार्ड बनाने की अनुमति दी थी। ये पहली ऐसी गैर बैंकिंग कंपनी बन गई है जिसे ये प्रीपेड कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है। इसके जो प्रमुख हैं मतलब CEO हैं वो है अमिताभ घोष। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे देखिए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके जो अध्यक्ष थे तामस अजान, है ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बहुत लंबे समय से 2000 से इसके वो अध्यक्ष थे, 2000 से लेकर 2020 तक भ्रष्टाचार और डोपिंग के कई सारे मामले आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अब क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इस अब उनकी जगह पर कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे उर्सुला पाम्परडिला। ठीक है, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो बुडापेस्ट हंगरी में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे देखिए, आगे है हमारे पास TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, और TMC, टाटा मेमोरियल सेंटर। इन लोगों ने साझा एक पहल की तहत कोविड ज्ञान, है ना मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोविड ज्ञान पहल की शुरुआत की थी। इसमें क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं को सार्वजनिक डोमेन में लाया जाएगा ताकि
ताकि जो एक्चुअल में जो कोविड से संबंधित जो जानकारी है वो आम जनता तक पहुंच सके। तो पहल का क्या नाम है? कोविड ज्ञान। नेक्स्ट देखिए AIM अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये तीनों के तीनों बनकर, ये तीनों मिलकर एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इन्होंने, कोविड कैड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी कोविड नहीं, कोलैब कैड है ना, कोलैब कैड। ये कोलैब को आप फुल फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव क्लैड, ठीक है, कोलैबोरेटिव कैड CAD है ना। तो एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC तीनों ने मिलकर, ठीक है। NIC की जो प्रमुख है वो नीता वर्मा है, और नीति आयोग के अध्यक्ष आपको पता है कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और CEO हैं अमिताभ कांत, और जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए UNIDO, UN इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और CUTS कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी सॉरी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है भाई। क्यों समझौता हुआ है? इन्होंने कहा है कि भारतीय मूल की एक बस मोटा माटी बस आप इतना ही समझ लीजिए कि इनके बीच में समझौता हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है हमारे पास 14 अप्रैल 1891 है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बीच में, इसको मैंने डेज वाली जगह पे इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल के दिन आता है भाई क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से दो क्वेश्चन तो बार बार बनते हैं। एक तो सबसे पहला ये कि ये स्वतंत्र भारत के पहले पहले विधि मंत्री हैं, और दूसरा ये बनता है कि ये संविधान की जो प्रारूप समिति थी वो उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। इनका जो जन्म है वो मऊ इंदौर में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा इन्हें अगर हम प्राइजेस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इन्हें प्राइज़ मिला है वो मिला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है 1990 में भारत रत्न, ठीक है, मरणोपरांत मिला था। इसके अलावा कोलंबियन कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम, ये भी उन्हें पुरस्कार मिला है 2004 में, और 2012 में दी ग्रेटेस्ट इंडियन, ये भी उनको क्या मिला है? एक पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब इन्होंने देखिए बहिष्कृत भारत एक समाचार पत्र की स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, एक महाड़ सत्याग्रह किया था इन्होंने, है ना, चवदार तालाब खोलने के लिए 1929 में। इसके अलावा कालाराम मंदिर सत्याग्रह भी इन्होंने किया था 1930 में, मंदिर में प्रवेश के लिए। या इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, पूना पैक्ट है ना 1932 में, इनके साथ किसके साथ हुआ था? गांधी जी के साथ में, है ना। ये सब चीज़ें इसमें संबंधित आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है भाई हमारे पास प्रसार भारती। प्रसार भारती के द्वारा एक नया चैनल लॉन्च किया गया है DD रेट्रो, है ना, एक नया चैनल है। और इसके महत्वपूर्ण क्या आ जाता है? महत्वपूर्ण यह प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के जो अभी CEO हैं वो है शशि M वेमपंती, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है? आंध्र प्रदेश में GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एक ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट लिया गया है, भोगापुरम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ पर पड़ेगा भाई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए मणिपुर सरकार। मणिपुर सरकार क्यों महत्वपूर्ण है? मणिपुर सरकार में पूछा जा सकता है भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोविड-19 के तहत फूड बैंक की शुरुआत की थी? तो फूड बैंक की शुरुआत मतलब मुफ्त खाना बांटा जा रहा है गरीबों को और जनता को, ये किया है मणिपुर की सरकार ने। और मणिपुर की सरकार ने एक और काम क्या किया था आपको याद होगा, कॉमिक पाठ्यक्रम जारी किया गया था, ठीक है। कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट जारी किया गया था, क्योंकि भाई ताकि कोविड ये लॉकडाउन के समय पर, कोरोना के समय पर लोग घर बैठे कॉमिक्स का आनंद ले सकें। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मणिपुर में ही पड़ता है केबल लामजाओ नेशनल पार्क, विष्णुपुर जिले में, यहीं पर आती है लोकटक झील, और इसी में है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है भाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? लोकटक झील में। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है भाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है
कि वर्ष 2019 में सर्वाधिक पेटेंट अगर किसी देश ने लिए हैं तो वो चाइना ने लिए हैं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र। उस समय पर ये आया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मतलब जहाँ पर जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या वो 2000 से ज़्यादा हो गई थी। तो 2000 से ज़्यादा का जो डेटा है वो पाया गया था सबसे पहले कहाँ पर भारत देश में, महाराष्ट्र में, है ना। मुंबई धीरे धीरे हॉटस्पॉट के रूप में उभरता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्टों ने अब तक का सबसे चमकदार एक सुपरनोवा तारा खोजा था जो हमारे सूर्य से 5 गुना ज़्यादा चमकदार था, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने क्या किया है, एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इन्होंने मतलब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी हिस्सेदारी 0.8 से बढ़ाकर 1.01% कर ली। लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया सेकेंडरी मार्केट में। देखिए हो क्या रहा है, लॉकडाउन की वजह से कुछ कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं और इसी को जो है कुछ लोग या विशेषतः चाइना अपने आप को क्या गोल्डन मूवमेंट के रूप में देख रहा है और वो कम लागत में शेयरों को खरीद रहा है। उसको पता है कि लॉकडाउन हटने के बाद एकदम से शेयर मार्केट क्या होगा, बूम करेगा और ये बेच देगा और अपना प्रॉफिट कमाकर चला जाएगा। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के जो प्रमुख हैं, गवर्नर हैं, वो है यी गेंग। हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, यश बैंक। यश बैंक ने और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने साझेदारी की है डिजिटल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यश बैंक के एमडी और सीईओ कौन है भाई, प्रशांत कुमार, और मैक्स लाइफ के हैं प्रशांत त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ सकता है कि भारत देश का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत देश का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एम्स ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है बीएचईएल की सहायता से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, श्रम मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 20 कमांड सेंट्रल या कंट्रोल रूम्स घोषित किए गए हैं। किस लिए, जो श्रमिक यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं उनके लिए, और इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया है संतोष कुमार गंगवार जो हमारे मंत्री है इससे संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना बनती है। जैसे कि सबसे पहला ये आता है कि कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। आपको पता है जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है जो उसकी प्लाज्मा में क्या रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो उस व्यक्ति से प्लाज्मा निकाल कर किसी जो व्यक्ति ग्रसित है उसमें प्लाज्मा अगर हम डाल देंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएगी और वो कुछ देर तक लड़ने में क्या होगा, सक्षम होगा, ठीक है। तो टेम्परेरी एक विधि है कोरोना से लड़ने के लिए। इस कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहले शुरू किया था किसने भाई, केरला ने। केरला के श्री चित्रा ट्रेनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, है ना, में इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ था। और देश का ऐसा पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है जहां पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया, वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ के एक डॉक्टर थे, ग्रसित हो गए थे, इनको ये प्लाज्मा दिया गया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का क्लिनिकल ट्रायल कहाँ शुरुआत हुआ था भारत देश में, तो केरला में। और कौन सा सरकारी अस्पताल है जहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया, ये किया गया लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना था जिसने भारत देश में पूल टेस्टिंग की शुरुआत की थी। पूल टेस्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ब्लड लिया जाता है और उसे मिला दिया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। कई बार टेस्ट किया जाता है, 10 बार 12 बार। फिर देखा जाता है कि इसमें कोई पॉजिटिव वाला तो नहीं है। अगर उसमें से अगर किसी का पॉजिटिव पाया जाता है तब फिर स्पेसिफिक उन सारे लोगों से जिनसे ब्लड लिया गया था सबका कोरोना टेस्ट किया जाता है। अन्यथा ज़बरदस्ती में हम टेस्ट नहीं करते, हम समझ लेते हैं कि जितने लोगों का उसमें ब्लड मिलाया गया था सब लोग क्या हैं, कोरोना नेगेटिव हैं, ठीक है। तो पूल टेस्टिंग की शुरुआत की गई थी। ऐसा पहला देश बना था जहाँ पर आयुर्वेद का उपयोग किया गया था इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वो था गोवा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत देश का ऐसा पहला राज्य बना था गोवा जिसने आयुर्वेद को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरुआत किया था। और गोवा में ही क्या हुआ है, ये पहला कोरोना फ्री स्टेट भी बन गया है भारत देश का, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए यूनेस्को का जो 44वां सत्र होना था वो स्थगित कर दिया गया। बस पूछा ये जा सकता है कहाँ होना था, तो ये होना था फूजो शहर में। ठीक है, कहाँ होना था? फूजो शहर में। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? आउडे अजेलो। नेक्स्ट देखिए डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म जारी किया गया जिसका नाम है सहयोग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक सहयोग है ना, एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। एक राष्ट्र स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए 13 इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये प्राइज दिया गया है अब्देलोहब अस्सावी, है ना, अब्देलोहब अस्सावी को। उसके उनके एक उपन्यास द स्पार्टन कोट, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? इंटरनेशनल प्राइज ऑफ अरेबिक फ्रिक्शन 2020 का। ये कहाँ के नागरिक हैं भाई? अल्जीरिया के नागरिक हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब्देलाहब अस्सावी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 30 जून 2020 तक जितने भी एटीएम में जो सीमा शुल्क लगता था उसे हटा दिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कब तक? सिर्फ 30 जून तक। मतलब आपके लिए जो ट्रांजैक्शन की लिमिट रहती है कि आप किसी अदर बैंक के एटीएम से इतना पैसा निकाल सकते, इतनी बार निकाल सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन की लिमिट को इन्होंने क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। कब तक? 30 जून तक। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई से 1955 को, और हाल फिलहाल जो इनके प्रमुख है वो है रजनीश कुमार। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन अवार्ड। एडिशन अवार्ड दिया गया है टाटा पावर को इनोवेटिव्स, ठीक है, इनोवेटिव्स और इनोवेशन के लिए। ठीक है भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन अवार्ड दिया गया किसको? टाटा पावर को। टाटा पावर बहुत महत्वपूर्ण है भारत देश में, क्योंकि ये भारत देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 10,763 मेगावाट, है ना। कितनी है? 10,763 मेगावाट। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था क्लब एनर्जी, हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान। इसी के लिए इन्हें ये एडिशन अवार्ड दिया गया है। एडिशन अवार्ड की शुरुआत 1987 से शुरू हुई थी। जो थॉमस अल्वा एडिसन है, बहुत प्रमुख वैज्ञानिक है, उन्हीं की याद में दिया जाता है। टाटा पावर का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और सीईओ है प्रवीर सिन्हा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखिए सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के द्वारा एक सॉलिड स्टेट सेंसर बनाया गया है। ये क्या करेगा? ये पानी में भारी धातुओं और आयनों का पता लगा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट का ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने पर्यावरण और शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो WWF इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पर्यावरण शिक्षा के लिए विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद बहुत बड़ा कैरेक्टर है भारत देश में स्पोर्ट्स से संबंधित। ये भारत देश के पहले ग्रैंड मास्टर है 1988 में। ये जो पहला भारत देश का जो खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में, ये भी इन्हें दिया गया था। ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, हम चलते हैं आगे देखिए केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता था हर साल, जिसे पहली बार रद्द कर दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ सकता है कि केरल का मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल किस त्योहार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्रिशूरपुरम उत्सव को। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट ये है कि चाइना से 6.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भारत देश भेजी गई हैं। ठीक है, और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट भेजी गई हैं। ठीक है भाई, पहले हम इन दोनों से टेस्ट करेंगे और फिर जब कुछ पॉजिटिव आएगा तब हम जो परंपरागत टेस्ट है उसमें टाइम लगता है करने में, वो करेंगे। ठीक, इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स PPE है ना, ये भी भेजी गई हैं। कितनी? 1.5 करोड़। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे देखिए। आगे आपको मैं बताना चाहूँगा वर्ल्ड गेम्स का आयोजन आपको पता है कि 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक है उसे 2020 से 2021 में आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए वर्ल्ड गेम्स को 2021 की जगह अब 2022 में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो डेट है वो भी बता दी गई है, इसका जो टैग लाइन है वो भी बता दी गई। तो इसका नाम होगा द वर्ल्ड गेम्स बर्मिंघम 2022। ठीक है भाई, इसकी डेट है 7 से लेकर 17 अप्रैल तक। इसका जो पहला गेम है वो 1981 में खेला गया था।
इसका कहाँ पर भाई 32 गेम्स इसमें खेले जाते हैं जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोजेन में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो जोस पेरू रेना लोपेज हैं और जो सीईओ हैं वो हैं जोआचिन गोसो। ठीक है भाई, ये जो संस्करण होगा वो 11वां संस्करण होगा। इसके अलावा जो आईपीएल होना था हमारा इस साल का वो क्या कर लिया गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अनिश्चित काल मतलब जब तक कोई अभी नोटिस नहीं डाला जाता तब तक आईपीएल अभी क्या रहेगा, स्थगित रहेगा। आईपीएल का फर्स्ट सेशन कब खेला गया था, वर्ष 2008 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और आईपीएल के हाल फिलहाल में सीईओ हैं हेमांग अमीन, है ना, हेमांग अमीन, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है हमारे पास इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या किया है, अपने सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात रखी है अगर ड्यूटी पर रहते हुए कोई भी बीमार हो जाता है, किसके, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, भारत देश में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुई थी 1 अक्टूबर सन 1854 को। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु और एमएएफ क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड लैब के द्वारा पीपीसीएस पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर्स ओवर सूट, है ना। अब आप ये समझ लीजिए कि एक पॉलीप्रोपिलीन से लेपित एक सूट बनाया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स की एक कंपनी है टीवीएस मोटर्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रिटेन की एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन, उसका अधिग्रहण कर लिया है। बहुत फेमस ब्रांड है ये, है ना, और बहुत पुराना ब्रांड है। इसके जो संस्थापक थे नॉर्टन कंपनी के वो थे लैंसडाउन नॉर्टन। 122 साल पुरानी कंपनी है। और जो इसकी दो सबसे प्रमुख बाइक की एक सीरीज है, एक है कमांडो और एक है डोमिनेटर। ठीक है भाई, और ये जो सौदा हुआ है वो 16 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड, किसमें, स्टर्लिंग पाउंड, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी है तो स्टर्लिंग पाउंड में हुआ है। क्वेश्चन ये बन सकता है नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किसने किया था, तो टीवीएस मोटर सिंगापुर लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए डीआरडीओ। डीआरडीओ ने क्या किया है भाई, डीआरडीओ ने एक ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजेशन डिस्पोजिंग यूनिट बनाई है और एक यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया है और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस बनाई है ताकि छोटी छोटी वस्तुओं को क्या किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके। नेक्स्ट देखिए खरीफ की फसल। खरीफ की फसल 2020 के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हमारे जो मंत्री हैं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बुलाया गया था। इसमें 3 बातें प्रमुख थी। एक थी किसानों की आय को दोगुना करना, दूसरी जो 2 योजनाएं थी उन पर जोर दिया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और एक ऑल इंडिया एग्रो ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर शुरू करने की बात कही गई। साथ ही साथ एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है किसान रथ ऐप। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किसान रथ ऐप। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने जिलों को 3 कैटेगरीज में बांटा था, वो बना है मध्य प्रदेश, है ना। कोविड-19 से संबंधित ये प्रश्न है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। और इसे ही बाद में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भी मान लिया है। जो तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है 4 मई से, वहाँ पर भी यही कहानी 3 कैटेगरी की बनने वाली है। नेक्स्ट देखिए STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, किराए से छूट दे दी है। ठीक है भाई, 4 महीने की, मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 महीने की किराए से छूट दे दी है। भारत देश में 60 से ज़्यादा STPI संचालित हैं जिसमें 200 टेक MSME और स्टार्टअप शामिल है ताकि जो नए नए बच्चे हैं और जो नई नई कंपनी है वो बंद ना हो और उनकी नौकरियां ना जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। इन्होंने क्या किया है, एक सेंसर विकसित किया है, बग स्निफर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बग स्निफर। ये क्या करेगा, 30 मिनट के अंदर अंदर पता लगा देगा कि बैक्टीरिया है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 30 जून तक पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है लोगों के कहीं पर भी इकट्ठा होने पर। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम गठित की थी, समिति गठित की थी माइग्रेट मजदूरों को रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए ई कॉमर्स कंपनीज। ई कॉमर्स कंपनी को जो लॉकडाउन के समय पर गैर जरूरी सामान थे वहाँ पर आपूर्ति की बात पूरी तरह से क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई। सरकार ने कहा जो जरूरी सामान है सिर्फ वही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाए, लग्जीरियस आइटम अभी पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए
एक पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे सरकारी निकाय BSNL किसके साथ मिलकर, SBI के साथ में मिलकर। तो महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सरकार एक ई लर्निंग प्रोग्राम ला रही है जिसका नाम है स्माइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक बुलाई गई थी। वर्चुअल बैठक ही हो रही है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें भाग लिया भारत देश की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। इसके अलावा अभी जस्ट 30-31 तारीख को फिर एक वर्चुअल डिजिटल इकोनॉमी के लिए बैठक बुलाई गई थी जिसमें भारत देश के मंत्री ने भाग लिया, रविशंकर प्रसाद ने। और अभी हाल फिलहाल में G20 की अध्यक्षता कर रहा है सऊदी अरेबिया। 19 देश इसमें शामिल है और एक EU यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए भाई ICMR ने क्या कहा है कि चमगादड़ों की कई प्रजातियों को चेक किया, उसमें से 2 प्रजातियों में कोरोना के वायरस मिले हैं। ये भारत देश की बात हो रही है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है। तो टेरापोज और रूसेटस ये दो में प्रजातियों में क्या मिले, कोरोना के वायरस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखिए भाई नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है ना। तो पूछा जा सकता है एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया। एक तो कोरोना का समय चल रहा है इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बनती है। यहाँ की राजधानी प्योंगयांग और यहाँ के जो प्रमुख हैं, जो राजा हैं अपने आप को कहते हुए किम जोंग उन। नेक्स्ट देखिए भाई CSIR की सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू के द्वारा एक हाई प्रोटीन की बिस्किट्स विकसित की गई हैं। ठीक है, किसके लिए, कोरोना के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखिए नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि के द्वारा AEP एयर इवैक्यूएशन पॉड है ना, ये बनाया गया है। ये क्या होता है, सिर्फ 32 किलोग्राम का एक पॉड है, वो बनाया गया सिर्फ 50,000 रुपये की कीमत का। इससे किसी एक कोविड-19 का कोई मरीज हो या किसी को है तो सुरक्षित आप उस कांच के बॉक्स में एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन की रबर और फॉरेक्स से इसका निर्माण किया गया है। हमारे जो नेवी के प्रमुख हैं वो है करमबीर सिंह, जो हमारे एयर चीफ मार्शल वो है राकेश सिंह एन भदौरिया, आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और भारत देश के पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे देखिए वन स्टॉप डिजिटल डिक्शनरी। ठीक है, इसका नाम है कोविड फ्लाई। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वन स्टॉप डिजिटल डिक्शनरी। ठीक है भाई, इसका नाम है कोविड फ्लाई। तो कोविड-19 से संबंधित सेवाओं और हेल्पलाइन के लिए इसे शुरू किया गया। किसके द्वारा, IIM कोझिकोड की टीम के द्वारा। एक सिमरन सोनी और टीम थी, उनके द्वारा ये चीज़ की गई है ताकि आपको हर 10 जगह पर नंबर सर्च ना करना पड़े, एक ही जगह पर आप जाएं और वहाँ पर आपको एक ही डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाए और वही आपको नंबर शेयर किए जाएंगे जो ऑफिशियल प्रूव्ड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन फिर आ सकता है कि देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जियोटैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करी है। तो जियोटैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला देश है उत्तर प्रदेश। किसके साथ मिलकर, गूगल के साथ मिलकर। 12 लाख जो फूड पैकेट्स है प्रतिदिन इस गूगल टैग मतलब वितरित किए जा रहे हैं। 75 जिलों में 7,500 के आसपास जियो टैग घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है गरीबों को खाना पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डैशबोर्ड स्टार्ट किया है www.covidwarriors.go.in। इसमें आयुष के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेहरू युवा केंद्र, NCC, NSS, जो एक्स हमारे सर्विसमैन से पूर्व सैनिक हैं, इन सब की जानकारी जिलेवार इसमें उपलब्ध रहेगी ताकि आप क्या कर सकें भाई, सीधे आप इनसे कांटेक्ट कर सकें और ये भी कुछ काम जो थोड़े बहुत हैं हेल्प से संबंधित कर सकें। ठीक है, और आपको इंस्टेंट जानकारी मिल सके। ठीक, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल की तरह इस साल भी संस्कृति मंत्रालय ने हर साल की तरह इस साल भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जारी करी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की एक लिस्ट जारी करी है। ठीक है, जिसमें क्या 5 क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत किया गया है। 5 क्षेत्र में क्या क्या होते हैं भाई, भाषा, साहित्य, मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति, प्रदर्शन की कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और उत्सव, घटनाक्रम, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं और पारंपरिक शिल्प कार्यता। तो इतनी चीज़ें आती हैं, मतलब 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। लिस्ट है पूरी की पूरी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। UPSC में हालांकि ये आ सकती है।
मध्य प्रदेश के बच्चे विशेष ध्यान दें, इस लिस्ट में मध्य प्रदेश से 5 जो हैं चीज़ें वो शामिल हैं, जैसे कि चार बात, कुंभ का मेला, भगोरिया नृत्य, नर्मदा परिक्रमा और राई नृत्य और बेंदी डांस। तो 5 चीज़ें हैं और हमारे संस्कृति मंत्री हैं कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये आता है महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए HDFC बैंक। HDFC बैंक ने चलाया है एक हैशटैग HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए इस हैशटैग को, इस प्रोग्राम को चलाया है। तो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और जो इसके MD है आदित्य पुरी। नेक्स्ट देखिए बांग्लादेश ने क्या किया है भाई, एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम बनाया है। ठीक है भाई, किसकी सहायता से? फेसबुक की सहायता से। ठीक है, तो बांग्लादेश में फेसबुक थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम क्या करेगा? ठीक है, और इसमें एक कंपनी साझेदारी करेगी, बूम, है ना। बूम एक भारतीय कंपनी है। तो महत्वपूर्ण ये है, अब ये क्या होता है थर्ड पार्टी सिस्टम, इससे ये होता है कि कोई भी पोस्ट है, फोटो है, वीडियो है, इसकी समीक्षा और रेटिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि ये फेसबुक है, कि ये फेक न्यूज़ है कि नहीं। अगर फेक न्यूज़ है तो इसे हटा दिया जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम से, और अगर नहीं है तो ये प्रसारित हो जाती। तो अच्छा सिस्टम है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए फीफा ने एक प्रोग्राम चलाया हैशटैग वी विल विन। तो एक वीडियो संदेश है जिसमें वाइचिंग भूटिया भी शामिल है। इसके अलावा BCCI का भी एक प्रोग्राम था ऐसा ही, जिसका नाम था टीम मास्क फोर्स। ठीक है भाई, ये भी एक वीडियो बनाया था। नेक्स्ट देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट एक बनाया गया है। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, बायोसेल, बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए गुजरात की एक स्कीम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसका तीसरा संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। महत्वपूर्ण योजना है, बार बार पूछी जाती है। ये बरसात होने से पहले गाद साफ करना, बांधों का निरीक्षण करना, गहरीकरण करना, मनरेगा के तहत कार्य कराना, ये सब चीज़ें गुजरात सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये थी हमारे पास लाइफलाइन उड़ान। लाइफलाइन उड़ान क्या थी? चिकित्सा आपूर्ति के लिए बाकी मतलब भारत देश में एक जगह से दूसरी जगह तक नागरिक उड्डयन मिनिस्ट्री के द्वारा ये सिस्टम चलाया गया था, ताकि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो एयर रूट के द्वारा भी जा चुके। आपको पता होगा लॉकडाउन के समय पर ट्रेन, एयर, ये सब सारी चीज़ें क्या है, पूरी तरह से बंद हैं। फिर भी लाइफलाइन उड़ान एक प्रोग्राम चलाया गया है, क्यों? ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए आपको पता होगा चाइना और भारत देश में भी सेम टू सेम ऐसे ही एक एयर ब्रिज स्थापित किया गया था, जिसे एयर कार्गो ब्रिज कहा गया। इसेंशियल सर्विसेज एयर रूट के माध्यम से चाइना से भारत देश में आ रही हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे देखिए 3 हाई कोर्ट्स को नए जजेस मिले हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपंकर दत्त, और मेघालय हाई कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश मिले हैं विश्वनाथ सोमदर, और उड़ीसा हाई कोर्ट को प्रमुख अपने सीजे मिले हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में जो हमारे CJI हैं वो हैं शरद अरविंद बोबदे, 47वें नंबर के हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी सन 1950 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूयॉर्क मार्केटाइल एक्सचेंज। यहाँ पर क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो क्रूड ऑयल है, US क्रूड ऑयल के दाम $0 पर बैरल में आ गए थे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल के दाम 0 तक भी पहुँच चुके हैं। ठीक है, एक बैरल में होता है 158.9 लीटर्स। नेक्स्ट देखिए ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग की सेवा शुरू करी है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। वॉइस बैंकिंग की सेवा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? ICICI बैंक। प्रमुख कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट देखिए F1 आपको पता है रद्द हो चुकी है कोविड की वजह से। तो एक F1 चाइनीज वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स खेला गया था, मतलब वीडियो गेम में खेला गया था, जिसे जीता है चार्ल्स लेक्लेयर ने, इसीलिए पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो F1 चाइनीज वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स जीता चार्ल्स लेक्लेयर ने, फरारी के ड्राइवर थे। नेक्स्ट देखिए भाई भांग की खेती को वैध कर दिया लेबनान ने, और आपको पता होगा नवंबर 2019 में भांग की खेती को मध्य प्रदेश ने भी क्या कर दिया था, वैध कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में भांग की खेती करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? खंडवा, है ना। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास पेटीएम पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर क्या किया है, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए समझौता किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेटीएम पेमेंट बैंक क्या चाह रहा है, अपने ग्राहकों का कॉन्सेप्ट बढ़ाना
एरिया बढ़ाना और उन्हें वर्चुअल डेबिट कार्ड देना, जैसे आपके पास एटीएम कार्ड रहते हैं वैसे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, कुछ दिन में आपके हाथ में कार्ड मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए G20 के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे भाग लिया नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिएगा, एक मैंने आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर्स की और गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। इसके अलावा एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर, उन्होंने भाग लिया था। और यहाँ पे कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 3 मंत्री हो गए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, फेसबुक ने रिलायंस जियो में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, $5.7 बिलियन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 9.9% हिस्सेदारी खरीद ली है फेसबुक ने रिलायंस जियो में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, इसकी कहानियाँ आपको आगे मिलेंगी, है ना। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक का ही एक निकाय है, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद चुका है और व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज़्यादा भारत देश में उपयोग करता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ये क्या करना चाह रहा है, लोगों के घर तक चीज़ों को पहुँचाने की योजना बना रहा है। ठीक है भाई, कौन? फेसबुक। तो फेसबुक और जियो इसलिए मिल रहे हैं और इसकी परिणति स्टार्ट हो चुकी है मुंबई में जियो मार्ट, जियो का जो एक साथी है, सहकारी निकाय है जियो मार्ट, उन्होंने व्हाट्सएप का नंबर जारी किया गया 88500800। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं और घर बैठे ही किसी भी प्रकार का सामान आप व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। रिलायंस है मुकेश धीरूभाई अंबानी की और फेसबुक है मार्क जगरबर्ग की कंपनी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, एक है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 3.39% थी, जो अब हो गई है 4.49%। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में, इसके MD CEO चंद्रशेखर घोष। ठीक है, और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट देखिए, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कासोवाल इनक्लेव को जोड़ने के लिए एक नया स्थायी पुल बना दिया। इसके पहले यहाँ पर पंटूल पुल बना हुआ था जो हर साल क्या हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। नेक्स्ट देखिए भाई, टाटा का एक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है TCS BNCS। इन्होंने क्या किया है, इजराइल में पहले डिजिटल बैंक को खोलने के लिए समझौता किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेश में, मतलब इजराइल का जो पहला डिजिटल बैंक है वो टाटा के द्वारा संचालित किया जाएगा। टाटा सन्स के प्रमुख हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है हमारे पास UNODC एजुकेशनल लर्नर्स सीरीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, भारत देश में शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन संवाद ये कार्यक्रम घोषित किया है एजुकेशन लर्नर्स सीरीज। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं रीवा गांगुली दास, है ना, उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ वेबिनार का आयोजन किया था जिसमें भारत देश के और बांग्लादेश के कारोबारी दोनों साथ में थे। तो आप प्रमुख यहाँ पर एम्बेसडर देख लीजिए। बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसडर है रीवा गांगुली दास, US में है तरनजीत सिंह सिंधु, चाइना में है विक्रम मिश्री, पाकिस्तान में अजय बिसरिया, कतर में नए अभी एक दिन पहले ही नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल, और बहरीन में भी नए अभी नियुक्त किए गए पीयूष श्रीवास्तव। तो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट ने क्या किया है, फिक्की के साथ में मिलकर कोरोना के बाद एक प्रकाशन परिदृश्य वेबिनार आयोजित करने की बात कही है, जिसमें वो ये कह रही है कि कोरोना सेफ्टी सीरीज एक लाएगी और हमारे कोरोना वॉरियर्स बच्चों के लिए ये भी एक कॉन्सेप्ट लाने की वो बात कर रही है। इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री ने #MyBookMyFriend ये इसका भी अनावरण किया था बुक डे के दिन। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का पहला फर्स्ट मोबाइल लैब, ठीक है, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। इसका अनावरण किया था DRDO के द्वारा। इसका क्या नाम है? BSL-3 VRDL लैब। बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से पूछी जा सकती है, इंडिया फर्स्ट मोबाइल कोविड-19 लैब। तो BSL-3 एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का ये क्या कर लेगा, परीक्षण कर लेगी। नेक्स्ट देखिए भाई, जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने सर्वदा सर्विस इनिशिएटिव हेल्पलाइन लॉन्च करी है वरिष्ठ नागरिकों के
लिए। जम्मू कश्मीर की हाल फिलहाल में जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश है वो है गीता मित्तल। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर सरकार के द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोमजोम दिवस मनाया गया कहाँ पर? खोमजोम मेमोरियल पर, खोमजोम वॉर मेमोरियल पर। ठीक है, यहाँ पर है दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा, तो महत्वपूर्ण है ये। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, सीआईएसएफ ने एक ई कार्यालय, एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ई कार्यालय। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में और इसके डीजी है राजेश रंजन। नेक्स्ट देखिए, वोडाफोन और आइडिया ने रिचार्ज साथी नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? पेटीएम के साथ मिलकर। तो कोई भी पेटीएम ग्राहक होगा वो रिचार्ज साथी कार्यक्रम के माध्यम से वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज कर सकता है, उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत देश का पहला ईरान का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? तो ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर। ठीक है, इसे 425 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है ईरान के द्वारा, और इसे लॉन्च किसने किया था? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एआईएम, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा एक हैशटैग डिजिटल अगेंस्ट कोविड-19, एक वर्चुअल चुनौती, एक वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा, सुपारी, हुक्का इन सबको कोरोना की वजह से बैंड कर दिया है? तो वो है झारखंड। इसके अलावा हरियाणा की सरकार ने पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा जारी किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एनआईआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ईडी टेक, ये यूएस आधारित एक शिक्षा प्रौद्योगिकी है ना। इन्होंने क्या किया? प्रबंधकीय सेवा के लिए समझौता किया है। इसके अलावा देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से संबंधित, बंटर ब्लिट्ज कप 2020 फीडे के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। फीडे आपको पता है शतरंज की एक शासी निकाय है। इसे जीत लिया है 16 साल के एक ईरानी शरणार्थी ने जो पेरिस में रहता है। इसका नाम है एलीरेजा फिरोजिया। ठीक है, एलीरेजा फिरोजिया। तो ये महत्व, और इन्होंने हरा किसको दिया? वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को। तो देखिए, ये एक वर्चुअल मतलब कंप्यूटर में बैठकर ये खेला जाता है। ये महत्वपूर्ण है, दूर रहकर ही इस बच्चे ने 16 साल के एक शरणार्थी ने, एक तो ये शरणार्थी है, ये बंटर ब्लिट्ज कप जीत लिया है। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग हाल फिलहाल में 21वें नंबर पर है और 2700 रेटिंग ये प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का बच्चा है। ठीक है भाई। फीडे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डीएलएस, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। लोजेन में इसका मुख्यालय है और अरकाडी डोरकोविच इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, भारत देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 480 बिलियन डॉलर के आसपास बढ़ चुका है। नेक्स्ट देखिए भाई, विलोकना सर्च इंजन बनाया है IIITM केरला के द्वारा। विलोकना का मतलब होता है खोजना। ठीक है भाई, संस्कृत का शब्द है ये, है ना। तो महत्वपूर्ण बन जाता है ताकि कोविड वॉरियर्स जो हैं वो आसानी से इन चीज़ों को, मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं कोविड से संबंधित, उनको सारा का सारा बायोलॉजिकल डेटा और सारी डेटा इस सर्च इंजन में मिल सके ईजी गोइंग में। IIITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला के द्वारा। नेक्स्ट देखिए भाई, बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा 6 माह के लिए। तो ये क्या करेगी? औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आ गई है, अब ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं 6 माह के लिए। नेक्स्ट देखिए भाई, सऊदी अरब में क्या हुआ है? नाबालिगों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, उनके द्वारा ये कहा गया है। और कुछ दिन पहले इन्होंने ये भी किया था कि कोड़े मारने की सज़ा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो दो चीज़ें अभी सऊदी अरब में देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट आई थी सीपरी की, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इसमें इन्होंने ये बताया कि वैश्विक सैन्य खर्च कैसे कैसे हुआ है। तो वैश्विक सैन्य खर्च इस बार का 2.2% रहा है टोटल पैसों का, और इसमें पहले नंबर पर आया है कौन? हमेशा की तरह यूएसए 732 बिलियन डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पर आया है चाइना 261 बिलियन डॉलर के साथ। तीसरे नंबर पर भारत आया जिसने 71.1 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं साल 2019 में। ठीक है, डिफेंस में। पिछले साल 2018 में हम चौथे नंबर पर थे और इस साल हम आ गए हैं तीसरे नंबर पर, और हमने अपनी टोटल जीडीपी का 2.4% इस एक्सपेंडिचर में क्या किया है? खर्च किया है। ठीक है, और पिछले साल जो टोटल खर्च हुआ था
वैश्विक का उससे 3.6% ज़्यादा खर्च हुआ है 2019 में। टोटल मिला के 1917 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं इन सभी देशों ने। ठीक है भाई। सीपरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भारती एयरटेल ने नोकिया के साथ साझेदारी की है नेटवर्क अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जब 5G में जियो उतरे तो ये क्या कर सकें, अच्छी खासी कंपटीशन की भावना से उनको टक्कर दे सकें, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने जिसका नाम है महामारी रोग अधिनियम 1987। ठीक है भाई। तो इसको मतलब इस जो पुराना वाला अध्यादेश, ये अधिनियम है महामारी वाला 1897 वाला, इसको हटाने के लिए आप देख रहे हैं बार बार हिंसा बहुत हो रही है इनसे संबंधित डॉक्टरों पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर, तथा कथित एक वर्ग के द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, जो कोरोना वॉरियर्स से उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए मजबूरन सरकार को ये एक अध्यादेश लाना पड़ रहा है ना। इस अध्यादेश में इस जो अपराध को संज्ञेय बना दिया जाएगा और गैर जमानती बना दिया जाएगा। हिंसा में अगर कोई हिंसा करता है इनके साथ तो 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही साथ 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। अगर गंभीर चोट अगर गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो 6 माह से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जाता है तो बाजार मूल्य का 2 गुना हर्जाना इनसे वसूला जाएगा और इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जांच करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है भाई। और 1 साल के तहत पूरी ये जांच कर ली जाएगी। नेक्स्ट देखिए निधन। बहुत सारे लोगों के निधन हो गए हैं, एक तो कोरोना से भी है और एक तो ऐसे भी है, जनरल भी है। तो निधन में सबसे पहले प्रमुख है हमारे पास कौन भाई, ऋषि कपूर का निधन हो गया है ना। माइकल रॉबिन्सन एक फुटबॉलर थे लिवरपूल के, इनका निधन हो गया। इरफान खान पद्मश्री से सम्मानित हमारे क्या थे, अभिनेता थे, इनका न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से निधन हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। एक तो ऋषि कपूर प्रमुख हैं और दूसरे इरफान खान। ठीक है। इरफान खान का किससे निधन हुआ है, न्यूरो एंडोक्राइन से। उसके बाद ट्रॉय स्नेडी सिंगर थे, इनका निधन हो गया। इसके अलावा जेम्स एम बिग्स नासा के एक्स चीफ थे, इनका निधन हो गया था। इसके अलावा विजय मिश्रा है ना, ये उड़ीसा के नाटककार थे, काफ़ी फेमस, इन्हें उड़ीसी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा रोनो जॉय ये एक स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे, इनका निधन हो गया है। देवानंद कुंवर ये एक्स गवर्नर थे, है ना, इनका निधन हो गया है। ये ग्रीम वॉटसन ये ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा उषा गांगुली रंगमंच की निर्देशिका थी, बहुत फेमस थी ये, है ना। इन्हें वेस्ट बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी कहा जाता है। 1970 से 80 के दशक का इनका निधन हो गया है। बसंत दास उड़ीसा के राज्यसभा सदस्य थे, इनका निधन। रुद्र तेज सिंह ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये BMW इंडिया के प्रमुख थे और CEO थे। ये पहले से व्यक्ति थे जो BMW इंडिया के प्रमुख बने थे, भारतीय थे, इनका निधन हो गया, कम उम्र में ही निधन हो गया। कौन, रुद्र तेज सिंह। इसके अलावा लाइसेरिया करसे फिजी के प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया। जीन डिच ये एक एनिमेटर थे, है ना, जिन्होंने टॉम एंड जेरी और बाकी चीज़ें बनाई थी पॉपॉय के शो, इनका निधन हो गया। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं। सहारे ओराम इनका निधन हो गया है। विली डेलेक्स फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। RV भुस्कुटे पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन हो गया है। रंजीत चौधरी अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। डगलस सैंडर्स इनका निधन हो गया है। और रोजर चैपॉट है ना, इनका भी निधन हो गया है। सबसे प्रमुख है रिफत चदिरजी, है ना, ये आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक कहे जाते थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने जो रेट्स हैं वो कम कर दिए हैं भारत देश की एस्टिमेटर 2020-21 के लिए। इसमें है इंडिया रेटिंग ने भारत देश की ग्रोथ रेट बताई है सिर्फ 1.9% रहेगी 2020 और 21 में। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बोला है 1.8 रहेगी। क्रिसिल ने कहा है 1.8 रहेगी। SBI ने कहा है 2.6 रहेगी। मूडीज़ ने कहा है 0.2% रहेगी और फिच ने कहा है 0.8% रहेगी। तो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती जा रही हैं। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीद ली है। कितने रुपए में, 1600 करोड़ रुपए में। इसके अलावा देखिए केरल में 2 रोबोट हैं, कन्नूर जिले में नाइटिंगल 19 और एनाकोना जिले में AR कर्मी बूट, ये इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा G20 का एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर एक नई पहल थी, इसे भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। नियुक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं भाई।
PESB के जो प्रमुख हैं वो राजीव कुमार बनाए गए हैं पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के। USA के जो क्रिकेट के कोच हैं वो एक भारतीय हैं कर्नाटक के, वो बनाए गए हैं J अरुण कुमार। इसके अलावा UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति बनाए गए हैं। PNB हाउसिंग बैंक, इसके जो प्रमुख है वो नीरज व्यास बनाए गए हैं, है ना। हुडको के नए चेयरमैन बने हैं, मतलब MD और प्रेसिडेंट बने शिवदास मीणा, ये बनाए गए हैं। IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रमुख बनाए गए राकेश शर्मा, जो बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं, है ना। इसके अलावा हवाई इंडिया टेलीकॉम के प्रमुख डेविड ली बनाए गए हैं। सिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बनाए गए हैं M कमाकोडी, पुनः नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के सचिव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बनाए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। और भारत देश के चीफ विजिलेंस ऑफिसर, सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है, वो बनाएगा संजय कोठारी। इसके अलावा आपको पता है 1+2 का कॉन्सेप्ट रहता है, एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 होते हैं अतिरिक्त कमिश्नर। तो एक कमिश्नर ऑलरेडी थे हमारे पास शरद कुमार, और नए नए बनाए गए सुरेश N पटेल। CVC की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर इनकी क्या की गई थी, मतलब गठित किया गया था ये सतर्कता आयोग। और इसके जो पहले CV थे वो थे निट्ठूर श्रीनिवास राव। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज़ 15 दिन के करंट अफेयर्स की ख़त्म होती है। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।